Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fine, safe and healthy at home. I am your educator, myself, Sengundar Sulakshna. I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th, chapter number 2, Indicators of Growth and Development from Economics. As you all know, we have already seen many parts of this chapter. So today we are here to see the part of the chapter. So students, as you all know, before starting any current topic, we are always seeing a short summarization of the previous video. कि previously हमने क्या देखा. So previously हमने देखा HDI के बारे में डिटेल में. HDI की अगर हम बात करते तो HDI के 3 इंडिकेटर्स के बाद उसके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स यानी क्या क्या चीजें उसमें कंसिडर किया जाता है. उसके बाद उसके रिलेटेड एक टेबल को हमने बहुत ही डिटेल में देखा था. उस टेबल के ऊपर से हमें कैसे वैल्यूज को एग्रीगेट करके अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई करना है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा. फिर हमने उस टेबल के ऊपर क्या कंक्लूजन आया उसके बारे में डिटेल में देखा. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक याद होगा. अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे. क्यों? क्योंकि ये रिवीजन आपको हेल्प आउट करेगा पुराने टॉपिक्स को रिवाइव करने में और आज के टॉपिक की कनेक्टिविटी में पहुंचने के लिए. So students, now let us move on with the short summarization of the topic that we have seen on the previous video. इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स. 3 डिटर्मिनेंट्स के बाद हमने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स को देखा था. इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं तो HDI के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि HDI की जो वेटिंग है यानी वैल्यू है वो हमेशा 1 तक देखा गया है. तीनों इंडिकेटर्स का हमेशा कैलकुलेटर या सम अप जो तुम देखो तो वो 1 तक ही होता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होता है. सेकेंड, HDI की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 to 1 का ही होता है यानी उसकी जो भी एग्रीगेट आता है वो 0 to 1 के बीच में ही देखा जाता है, उससे कभी आगे नहीं होता है. यानी 1 के बाद आगे कभी HDI बढ़ता नहीं है. उसकी वैल्यूएशन ही इस तरीके से किया गया कि वो 0 से लेके डेसिमल पॉइंट में 1 तक का कोई भी नंबर हो सकता है. थर्ड पॉइंट हमने ये देखा. फोर्थ पॉइंट हमने डिटेल में ये देखा कि हमारा जो भी इंडिकेटर वैल्यू आता है HDI का वो अगर 1 के क्लोज हो तो उसको हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा. यानी वहां पे जो फिजिकल लाइफ है या फिर लोगों की जो भी अलग इंडेक्स के रिलेटेड जो भी एनालिसिस इंडिकेटर है वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं ऐसा माना जाता है. वही अगर ऐसी कोई कंट्री है जिसका कंसिडरेशन 0 से 1 की और नहीं बढ़ रहा है और 0 के और कम है यानी कंसिडरेशन उसका 0 की और 0 to 10 या 20 के बीच में ही उसका वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो लेस डेवलप्ड है और वो कंट्री को बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है और उस तरीके से उसको आगे बढ़ना चाहिए ये माना जाता है. इसके बाद हमने सिक्स्थ पॉइंट में ये देखा कि HDI के अंदर हमेशा हम जब कैलकुलेशन करते उसमें हमें लास्ट 2014 में एक कैलकुलेशन किया गया था. उसमें नॉर्वे को फर्स्ट रैंक दिया गया था क्योंकि वो 0.944 के डेसिमल पॉइंट पे देखा गया था इसलिए उसको फर्स्ट मिला था. टोटल 188 कंट्रीज थे जिसमें से हमारे इंडिया का रैंकिंग था 130 जिसका वैल्यू था 0.609. सो इस तरीके से यहाँ पे हमें वैल्यू का इंडिकेशन दिया गया ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए. इसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक टेबल के बारे में जो इकोनॉमिक सर्वे 2015 और 16 में हुआ था. उसमें बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था. उस कंट्रीज को जब इंक्लूड किया गया था उस टाइम पे उसके रिलेटेड एक टेबल बना था. उस टेबल के बारे में हमें डिटेल में बताया गया. उस टेबल के अंदर हमें कौन सी कंट्री और क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किया गया था. उसमें कंट्री था, कंट्री का HDI कितना वैल्यू आया वो था, उसका रैंकिंग था, उसके बाद उसमें कितना एक्सेप्टेड लाइफ है यानी कितना बच्चा जन्मता है तब कितना लाइफ तक जी सकता है उसके बारे में दिया गया था. एक्चुअल उसका कितना स्टडी और कितना स्टडी उसको एक्सेप्टेड था ऐसा एक टेबल बनाया गया था जो कि HDI इंडिकेटर्स को इजीली तीनों इंडिकेटर्स को उसके अंदर बताने की कोशिश किया गया जो कि आपको उससे बहुत ही इजीली वो चीजें समझ में आया होगा. ये टेबल के अंदर हमने डिटेल में ये देखा नॉर्वे
दिया गया था। कंट्रीज की पहले बात कर लेते हैं। नॉर्वे दिया गया था, अमेरिका दिया गया था, चाइना दिया गया था, इंडिया दिया गया था, फिर हमें पाकिस्तान दिया गया था, फिर हमें दिया गया था नाइजीरिया। अब नॉर्वे तो फर्स्ट था, नॉर्वे को मिला था फर्स्ट रैंक में 0.944, जिसका रैंक फर्स्ट देखा गया था। यूएसए को मिला था 0.89 के ऐसा कुछ ऊपर था, और उसको मिला था 15th या 16th रैंक, ऐसा कुछ मिला, 8th रैंक देखा गया था। वही चाइना की बात करते तो 0.727 था, जिसको 19th रैंक पे देखा गया था। फिर इंडिया आता है 0.69, 113th रैंक पे देखा गया था। पाकिस्तान था जिसका 0.538 था, जिसको हमने 147th रैंक पे देखा। नाइजीरिया था 0.398, जिसको दिया गया था लास्ट रैंक 188 का। तो इस तरीके से इनके रैंकिंग से हमें पता चला जिसका डेसिमल हाई हो उसको फर्स्ट रैंक, और जैसे कम होता जाता है उसका उतना लास्ट देखा गया। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है नॉर्वे में देखा गया था, और सबसे कम डेवलपमेंट जो है वो नाइजीरिया में देखा गया था। अब इनकी एक्सेप्टेंसी ऑफ लाइफ की बात करते तो नॉर्वे का सबसे हाईएस्ट था, 81 ईयर्स देखा गया था। उसके बाद अगर हम धीरे धीरे नीचे आते, 81 में से 71 हुआ, 71 में से 69 हुआ, फिर 68 हुआ, फिर इंडिया का 68 था। इंडिया का याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 68 था। पाकिस्तान का 66 था, और वही अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो 61 एज तक ही देखा गया। वही एक्सेप्टेड स्कूलिंग की हम बात करते तो नॉर्वे का 17 था, फिर उसके नीचे 15 था, फिर 12 था, फिर 11 था, फिर 7 था, फिर उसका 5 यानी नाइजीरिया का 5 देखा गया था। बट उन्होंने पढ़ाई कितना किया था तो उसमें नॉर्वे और अमेरिका का सेम था, 12, पीछे डेसिमल में डिफरेंस थे। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करते वो 7 में आ गया था, और हमारा जो था हमने 11 कंसिडर किया था, बट हमारे यहाँ 5 ही था, और जो 7 था वहां पे 3 था, और जो 5 था वहां पे 1 ईयर तक का ही उनको स्कूलिंग मिलता है, ऐसा देखा गया था। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा डिटेल में देखा। यहाँ पे GNI का मतलब दिया गया था ग्रोस नेशनल इनकम, और वही LEV का था यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द रेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल में बताया गया था। इसके बाद हमने जो है पेसिस देखे। पेसिस मतलब अगर हम HDI को कैलकुलेट करते हैं उसमें से कैसे हमें डिफरेंशिएट करने को मिलेगा, उसके बारे में हमें डिटेल में बताया था, जो कि 4 तरीकों से किया जाता है। फर्स्ट आता है हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री। हाईएस्ट डेवलपमेंट कंट्री की अगर हम बात करते तो 1 से लेके 089 तक का 890 तक का डेसिमल पॉइंट के बीच में देखा जाता है। ये फर्स्ट 250 रैंक में देखा जाता है। सेकंड 49 रैंक पे देखा जाता है, 50 भी नहीं 49 रैंक तक देखा जाता है। सेकंड था हाई डेवलपमेंट, हाईएस्ट से थोड़ा कम। हाई डेवलपमेंट की अगर हम बात करते तो वो 50th रैंक से लेके 105 के रैंक तक देखा गया। अब यहाँ पे डेसिबल जो है 890 से लेके 0.735 तक का देखा गया। थर्ड आता है मॉडरेट कंट्री। मॉडरेट कंट्री की अगर हम बात करते तो मॉडरेट कंट्री की रैंकिंग 106 से लेके 143 तक का देखा गया। यहाँ पे डेसिमल की अगर हम बात करते तो ये यहाँ पे डेसिमल 0735 से लेके 0690 तक का देखा, 19 तक का देखा गया, 1919 तक का देखा गया। इसके बाद फोर्थ पेस आता है जो कि लो डेवलपमेंट यानी एकदम खराब डेवलपमेंट, जो 144 रैंक से लेके 188 तक के रैंक तक देखा जाता है, और जो लास्ट में 419 तक का डेसिमल तक देखा जाता है, यानी 619 से लेके 498 तक के डेसिमल तक का ये देखा जाता है। इस तरीके से इसको हमने डिटेल में देखा। अब हमने जो टेबल देखा इसके ऊपर एक कंक्लूजन भी डिराइव किया गया था, उस डेरिवेशन के बारे में भी हमने देखा जिसके अंदर 4 पॉइंट दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट पे ये दिया गया था कि नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिलता है क्योंकि उसका 0.944 है, इसका मतलब उसका हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट देखा गया। सेकंड, इंडिया को 188 कंट्री में से 113th रैंक मिला जिसका रेटिंग था 0.609 का वैल्यू पे देखा गया था। थर्ड पे ये दिया गया, इसका मतलब इंडिया मॉडरेट डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा गया है, जो कि अभी और डेवलपमेंट की इसको जरूरत है। फोर्थ में ये देखा गया कि नाइजीरिया जो है वो सबसे कम डेवलप्ड है और उसको बहुत ही डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, और वो सबसे लास्ट रैंक डिराइव करता है, ऐसा हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। So students, I hope that you all have understood the
previous portion in a very well manner. So now let us move on with the today's topic. आज हम क्या देखने वाले, तो आज हम देखने वाले हैं HDI के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स, यानी इसके बाद कुछ उसके 2 से 3 पॉइंट्स रिमेनिंग है, लिमिटेशंस है, उसके एडवांटेजेस हो सकते, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द today's portion from the textbook in the further video. So students, after seeing a short summarization of the previous portion, now we are here with the today's content. So what we are going to see today, last time we have completed up to the derived conclusion. So today we are going on or moving on with the importance of the human development index. So human development index क्या है और उसकी क्यों importance है और उसके limitations क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. So as usual मैं रीड करूँगी, आप लोगों को सुनना है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी. तो पॉइंट वाइज है तो हम पॉइंट वाइज ही देखेंगे. सो आई एम रीडिंग इट, लिसन इट आउट केयरफुली. नंबर 1, HDI is complete as it is not only takes economic HDI is complete as it not only takes economic factors but also includes social welfare by giving importance to education and health. HDI की बात करते हैं, HDI इसलिए कंप्लीट है क्योंकि ये इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही नहीं बट सोशल वेलफेयर को भी इम्पोर्टेंस देता है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ, ये सारी चीज़ों के बारे में ये सोचता है और इंक्लूड करता है, इसलिए HDI को कंप्लीट माना जाता है. HDI indicates the policy makers that economic development is not only a tool but the ultimate objective is only human welfare. HDI हमें ये इंडिकेट करता है कि हम जो भी पॉलिसीज़ बनाते वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है, कि दुनिया आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं, बट ये एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है लोगों की कल्याणकारक करने के लिए, यानी लोगों की भला करने के लिए इसको एज ए टूल यूज़ किया जाता है. ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस. अगर हम सही में प्रोग्रेस चाहते हैं, सही में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब पैसों के साथ साथ लोग भी आगे बढ़े, लोगों का भी अच्छा हो, उसी को बोला जाता है ट्रू प्रोग्रेस. तो ट्रू प्रोग्रेस के लिए हमें पैसे भी चाहिए और लोगों भी साथ में चाहिए, इसलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस दोनों को ही ट्रू प्रोग्रेस माना जाएगा. HDI is functional. A rise in the HDI ranking indicates the health and education have improved in the country. HDI फंक्शनल है. HDI की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे काम करता है, उसके ऊपर इसका रैंकिंग डिपेंडेंट रहता है. अगर HDI की रैंक पे राइज होता है, इसका मतलब वहाँ पे लोगों की हेल्थ, एजुकेशन भी कंट्री के अंदर इम्प्रूव हुआ है, ऐसा माना जाता है, यानी ये सारे टॉपिक्स को भी वहाँ कवर अप किया जाता है. तो यहाँ ख़त्म होता है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ये एक कंप्लीट फैक्टर है, इंडिकेटर है, ये माना जाता है क्योंकि ये सोशल वेलफेयर और एजुकेशन पे ध्यान देता है, हेल्थ पे ध्यान देता है. फिर इसकी जो पॉलिसी है ये सिर्फ एक टूल है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव के लिए. सही प्रोग्रेस वही है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होता है और सोशल प्रोग्रेस भी होता है, दोनों को लेके चलता है वो. फोर्थ, ये इंडिकेट करता है कि जितना आगे HDI बढ़ता है उतनी लोगों की हेल्थ और एजुकेशन दोनों बढ़ता जाता है, और पैसे तो बढ़ते ही है, वो अलग चीज़ है. अब हमने इम्पोर्टेंस तो देखा, बट इकोनॉमिक का एक रूल है, जिसका इम्पोर्टेंस होता है उसका लिमिटेशन भी होता है. सो आगे और इम्पोर्टेंस पॉइंट्स दिए कि लिमिटेशन दिए, चलो उसकी और बढ़ते. और 2 पॉइंट इम्पोर्टेंस का दिया गया है. डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज टू वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड इन विच डायरेक्शन शुड द गवर्नमेंट वर्क बाय लुकिंग इनटू द HDI. जो कंट्रीज डेवलपिंग है उनको एक आइडिया मिल जाता है कि उन्हें कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उनको कौन से फील्ड पे डेवलप करना है, उनको एक डायरेक्शन मिलता है और गवर्नमेंट उसके रिलेटेड काम HDI को देख के शुरू कर देता है. HDI इज़ प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच. अगर HDI की बात करते तो वो प्रोग्रेसिव है क्योंकि लोगों की पढ़ाई बढ़ाओ, लोगों की हेल्थ बढ़ाओ, लोगों की इकोनॉमिक फैक्टर्स बढ़ाओ, सारी चीज़ों पे वो ध्यान देता है, इसका मतलब वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच माना जाता है. सो एज यूजुअल अब इम्पोर्टेंस खत्म हुआ, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स खत्म हुआ, तो अब आएगा लिमिटेशन. सो लेट अस मूव ऑन विद द लिमिटेशन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर.
Number 1, only 3 social indicators are included in HDI, which is less. Other social indicators should be included. तो यहाँ पे HDI में भी सेम लिमिटेशन एज दैट PQL है. यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही एक्सपेक्ट्स को इंडिकेटर को इंक्लूड किया जाता है, जो कि सोशल इंडिकेटर्स में बहुत सारे और इंडिकेटर्स है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा माना जाता है. All 3 indicators are given equal weightage, but in reality, in different situation, different indicators become important. ये भी सही बात है, सारे इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज दिया गया, बट अगर सही में देखें, किसी को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, किसी को हेल्थ की ज़्यादा है, तो किसी को इकोनॉमिकली ज़्यादा है, तो तीनों इंडिकेटर्स को अपने अपने करंट और डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट माना जाता है, बट जबकि ये इंडिकेटर्स के अंदर सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है. Human Development Index is not an absolute expression. It only shows the relative progress at it compares one country with the other. अगर हम Human Development Index की बात करते, वो एकदम ट्रू चीज़ें नहीं बता रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव प्रोग्रेस बताता है. भाई ये कंट्री से ये कंट्री ज़्यादा है, ऐसे 2 कंट्री का कंपैरिजन करके उसमें से जो आंसर है उसके बारे में हमें बताता है. बट ऑब्सोल्यूट यानी सच्चा क्या है, ये चीज़ के बारे में क्लियरली कोई अभी तक इकोनॉमिक्स के अंदर बता नहीं पा रहा है. अदर देन HDI वी हैव, अब HDI के अलावा भी हमारे पास और इंडिकेटर्स है, बट उसको हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में नहीं देखते, इवन इस ईयर के अंदर ही नहीं देखते, आपको 12th के अंदर इसको डिटेल में नहीं देखना है. GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HCI, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स एंड सच अदर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूज. तो हर एक कंट्री के अंदर ये सारी इंडिकेटर्स को भी यूज़ करके काफ़ी सारी डिटेल्स जाना जाता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ख़त्म होता है आपका चैप्टर. तो एज़ यूजुअल चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द एक्सरसाइज. तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जो है रेफरेंस बुक की हेल्प से ही सॉल्व आउट करवा दूंगी, ताकि आपको करेक्ट आंसर मिल जाए और आप उसके बारे में इजीली समझ पाओ. सो लेट अस मूव ऑन विद दैट. Development is a multi-dimensional process. Who has given that statement? तो टोडारो नंबर ए, टोडारो ऑप्शन नंबर ए, टोडारो ने ये बोला कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है. Which concept is क्वालिटेटिव? तो कौन से कॉन्सेप्ट को क्वालिटेटिव बोल सकते हैं? तो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव माना जाएगा. what was India's ranking in the world according to Human Development Index in 2014? तो 2014 में 113th रैंक मिला था, ये सबको पता है. What was the per capita income of India in US dollar according to the Human Development Report of 2014? तो 113 रैंक था और उसका ह्यूमन डेवलपमेंट टेबल में आपको दिखा था ना, क्या था, 5497 उसका अमाउंट माना जाएगा. When economic development takes place in a country, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री के अंदर प्लेस आउट लेता है तो उसको क्या माना जाएगा? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर जब ज़्यादा देते हैं तब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है. What is the maximum value of PQLI index? तो मैक्सिमम वैल्यू नंबर C 100 माना जाएगा. What is the value of human development index? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते तो 0 to 1 के बीच में देखा जाएगा. जनरली विच कंट्रीज आर रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की अगर हम बात करते तो इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा कंट्री करता है? तो डेवलप्ड कंट्री करता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन करता है? तो डेवलपिंग कंट्री करता है. Dash was the first in Human Development Index according to 2014. 2014 की अगर बात करते तो सबसे पहला उसमें कौन सा कंट्री था? तो सबसे पहला कंट्री उसमें था नॉर्वे. सो ठीक है, तो अब हम देखेंगे आंसर इन वन सेंटेंस. सो आंसर इन वन सेंटेंस की बात करें, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम जो है या क्वांटिटेटिव मतलब नंबरिंग
नंबरिंग में जब इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में और सर्विस में और नंबरिंग में जब इंक्रीमेंट नेशनल इनकम में जब यानी पैसों के लेवल में जब इंक्रीमेंट देखा गया उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता है। गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ तो देख लिया, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। उसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोसेस देखने की कोशिश किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोसेस के बारे में ही सोचा जाता है और ये मल्टी डायमेंशनल माना जाता है। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम मतलब यहाँ पे ग्रोस नेशनल इनकम निकाला जाता है। ग्रोस नेशनल इनकम को डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन किया जाता है। तो पर इंडिविजुअल के हेड पे जो अमाउंट फिक्सअप होता है उसको पर कैपिटा इनकम यानी पर कैपिटा इंडिविजुअल का इनकम माना जाता है। Why is per capita as an indicator more effective than national income as an indicator? अगर हम नेशनल इनकम के साथ पर कैपिटा इनकम की कंपैरिजन करते हैं तो नेशनल इनकम में पॉपुलेशन को कंसिडर किया नहीं जाता है, जबकि पर कैपिटा इनकम में पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है, इसलिए उसको वहाँ पे इफेक्टिव माना जाता है। विच इकोनॉमिक प्रेजेंट्स द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? आपको पता है डेविस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में बताया है। हाउ मैनी कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन HDI ऑफ 2014? 2014 में HDI के अंदर कितने सारे कंट्रीज इंक्लूड थे? 188 कंट्रीज वर इंक्लूडेड। विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है लिटरेसी रेट, एक्सेप्टेड और एक्चुअल, ये दोनों लिटरेसी रेट पे, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सबसे फर्स्ट क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल एट बर्थ। तो ये तीन इंडिकेटर्स या फैक्टर्स उसमें इंक्लूड किया गया था। व्हाट इज इन्फेंट मोटिलिटी रेट? इन्फेंट मोटिलिटी रेट का मतलब जब एक बच्चा जन्मता है वो 1 साल के अंदर उसका डेथ अगर हो जाता है तो उसको बोला जाता है इन्फेंट मोटिलिटी रेट, और उस रेट के बारे में जब नंबरिंग हम निकालते उसको इन्फेंट मोटिलिटी रेट माना जाएगा। स्टेट द मैक्सिमम वैल्यू इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर मैक्सिमम हम 1 तक यूज़ कर सकते हैं। स्टेट द मैक्सिमम, वो तो हो गया। व्हाट डज हाई पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स? हाई पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या? हाई पर कैपिटा इनकम का मतलब जब भी हाई ग्रोथ रेट देखा गया हो और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा गया हो तो उसको बोला जाता है हाई पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे इनकम भी ज़्यादा होता है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज़्यादा देखने को मिलता है। सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ इंडिकेट विच एक्सेप्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट? तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में बताता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में बताता है। इसके अलावा PQLI के अलावा HDI के अंदर भी ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड की इंक्रीमेंट में सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी को इंडिकेट किया जाता है। तो ये हुआ तुम्हारा इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ एक्सपेक्ट्स का टॉपिक, यानी यहाँ पे आपका 1 सेंटेंसेस खत्म हुआ। अब हम जाएंगे आंसर इन ब्रीफ के बारे में जो कि यहाँ पे दिया गया। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते तो उसकी लिमिटेशंस, तो 3 लिमिटेशन दिया जाता है। यहाँ पे जो है हमें कंट्री का पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि 10 साल के एक बार सेंसस रीड किया जाता है और हर साल हम सेम कॉन्टेक्ट लेते हैं, बट हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज होता होगा ना, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये माना जाता है। सेकेंड, यहाँ पे जो भी मेथड होता है कैलकुलेशन का नेशनल इनकम का वो हर एक कंट्री का अलग माना जाता है। थर्ड ये होता है यहाँ पे डबल एंट्री के प्रॉब्लम्स है, सेल्फ कंजप्शंस के प्रॉब्लम्स है, टैक्स इवेशन के, इलीगल सिस्टम के, बार्टर सिस्टम के, ऐसे बहुत सारे बैरियर्स इसके अंदर देखा गया है। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते सेम वैसे नेशनल इनकम में हमने जो देखा यहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसको कंक्लूड किया जाता है, जबकि नेशनल इनकम में हम कंक्लूड ही नहीं करते। ठीक है, नेशनल इनकम में हमें पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं, पर कैपिटा में हम कंक्लूड करते, बट वही सेम टॉपिक रिपीट होता है। कंक्लूड तो करते बट 10 साल के लिए हम सेम टॉपिक को यूज़ करते रहते और हर साल तो पॉपुलेशन बढ़ता या घटता नज़र आता है। इसके अलावा पर
कैपिटा की अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम के बारे में बताता है। डिफ़िकल्ट हो जाता है दो कंट्री के साथ कंपेयर करने में, क्योंकि दोनों का एक्सचेंज रेट अलग देखा जाता है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को हर साल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए हमें कांस्टेंट या बेस ईयर लेना पड़ता है, जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखा गया है। वेयर डू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज अकर, अगर हम बात करते हैं जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होता है उसके साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल भी इंक्रीज होता है, इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव चेंजेस। बट अगर ये चेंजेस के साथ साथ रिसर्च में भी चेंज किया जाता है तो उसको क्वालिटेटिव चेंजेस बोला जाएगा। जैसे रिसर्च किया जाता है, उससे नए टेक्नोलॉजी आते हैं, उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम एग्रीकल्चर के अंदर नए क्वालिटी के फूड्स लाते हैं, जो रिच सॉइल्स है उसको लाते हैं और उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में फूड क्रॉप्स की क्वालिटी को चेंज करते हैं, उसकी क्वालिटी में चेंज करते हैं, क्वांटिटी में चेंज करते हैं। इस तरीके से जब दोनों तरीक़ों से उसको डेवलप करने की कोशिश किया जाता है तो उसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव माना जाता है। What types of change is in rise in पॉपुलेशन, राइज इन प्रोडक्शन। अगर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है, एक इंक्रीज के साथ कनेक्ट हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी के साथ एक लंबे समय तक, और इवन इकोनॉमिक ग्रोथ एक रियल इनकम ग्रोथ माना जाता है, जबकि पर कैपिटा इनकम जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता नजर आता है। और वहाँ पे ग्रोथ रेट जो होता है फैक्टर का, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वालिटेटिव चेंज माना जाएगा। यानी जब भी राइज इन प्रोडक्शन देखा जाएगा उसको क्वालिटेटिव चेंज माना जाएगा। व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई भी कंट्री को ले लो, वो डेवलपमेंट है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंट जो अकर होता है हर साल उसके ऊपर हमें पता चलता है। उसको कैसे हम मान सकते हैं, तो मेन इंडिकेटर्स उसके नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI, HDI, फिर HPI, फिर GDI, फिर लाइफ कंजम्पशन इंडेक्स, ये सारे 7 पॉइंट्स को इंक्लूड करके हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 4 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है और वो सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी पैसों के इंक्रीमेंट में ही मानता है, क्वांटिटेटिव चेंज पे ही मानता है। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो इनकम में ही इंक्रीज होता है, ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस पे वो ध्यान नहीं देता है। उसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के राइज में ही हमें बताता है, जो कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा हमें मानने में मजबूर कर देता है। लोगों की कल्याण करने में ये ज़रा भी नहीं मानता। उसके अलावा बहुत सारी कंट्री के अंदर आज भी ग्रोथ किया जाता है, बट वहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम किया गया हो ऐसा लगता नहीं है। रॉबर्ट क्लोवर ने इवन यहाँ तक बोला है कि चेंज मतलब ग्रोथ जो कि डेवलपमेंट के बिना किया गया हो, ओवरऑल सारे फैक्टर दिखे बिना सिर्फ पैसों के लेवल पे जो ग्रोथ किया गया उसको इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता है। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की अगर हम बात करते हैं, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो ये ओवरऑल सारी चीज़ों को ध्यान तो देता है, बट इसका एक परफेक्ट मेजरमेंट होता है ऐसा हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में बात तो किया गया है, बट करंट सिचुएशन में ये हो रहा है कि नहीं ये कोई ध्यान नहीं देता है। सेकेंड, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंज दोनों अकर होता है, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज होता है। हम क्वांटिटेटिव को मेजर कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव को कैसे चेंज मेजर करें, इसका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन देखा जाता है। और इवन ये हर बार ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ इंक्रीज होता है ऐसा हम मान नहीं सकते। लास्ट टाइम इंडिया का ग्रोथ अगर 7% है तो इस बार अगर कोई चेंज नहीं आया इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज नहीं हुआ, ऐसा भी हमें मानना पड़ता है। 8th पॉइंट, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ का मतलब जब एक बच्चा जन्मता है उस टाइम पे वहाँ की मेडिकल और हेल्थ, न्यूट्रिशंस, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके ये बता दिया जाता है कि वो बच्चा कब तक जी सकता है, यानी कितने साल तक, 65, 68, 71, 81, उस तरीके के ऊपर उसका प्रिडिक्शन किया जाता है, उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। डिफरेंस बिटवीन
बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच वन इज डिफिकल्ट टू मेजर एंड वाई। अगर इकोनॉमिक डेवलप को कंसिडर करें तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है ग्रोथ के सामने कैलकुलेट करने में। क्यों? क्योंकि अगर ग्रोथ में हमें तो सिर्फ कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका कितना पैसा आया, उसके बारे में पता करना है, जबकि डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। पैसों के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस कितने हुए उसके बारे में भी पता करना पड़ता है। तो ये सारी टॉपिक्स के बारे में भी इसमें पता करना पड़ता है। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम जो है इम्पोर्टेंटली या डिफिकल्ट मान सकते हैं। सो नाउ गिव द आंसर्स ऑफ द पॉइंट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पॉइंट टू पॉइंट हमें आंसर देना है। व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सपेक्ट्स इंक्लूडेड इन दैट। तो 3 एक्सपेक्ट्स है और उसकी मीनिंग ऊपर दिया गया है, तो इसको आपको ब्रीफ में बताना है। डिस्कस नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नेशनल इनकम का जो इंडिकेटर का पूरा पॉइंट दिया था वो सेम आप आपके वर्ड्स में इसके अंदर लिख सकते हो। एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम, सेम नेशनल इनकम के बाद पर कैपिटा इनकम का दिया गया तो उसको भी आप समझा सकते हो। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लिमिटेशन ऑफ PQLI ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले PQLI को समझाना है, फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस, फिर उसकी लिमिटेशंस को आपको समझाना है। एट प्रेजेंट इंडिया इज ग्रोइंग और डेवलपिंग और बोथ। गिव आंसर बाय स्टेटिंग रीजन। तो अभी वो ग्रोइंग है कि डेवलपिंग है और दोनों कर रहा है वो आपको बताना है। तो दोनों कर रहा है, मेरे हिसाब से दोनों कर रहा है। कैसे, वो आपको समझाना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में समझ के फिर आपको ये आपके तरीके से आंसर देना है। आंसर इन डिटेल। तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टेबल आपको दिया है तो एक एग्जाम्पल लेके आप इसको बता सकते हो। गिव एन इम्प्रूवमेंट, एक्सप्लेन द इम्प्रूवमेंट इन द PQLI एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। PQLI का इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है। व्हाट आर द फैक्टर इंक्लूडेड इन HDI, एक्सप्लेन दैम। 3 फैक्टर्स है, वो 3 फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। कंपेयर PQLI एंड HDI, शो विच इंडिकेटर इज सुपीरियर। तो PQLI और HDI की बात होती है तो HDI सुपीरियर है, मैं आंसर आपको दे देती हूँ। इन दोनों को कंपेयर करना है। मोस्टली सारी चीज़ें सेम होती है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, वो क्या है, वो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा चेंजेस है, वो आपको इंडिकेट करना है। एक्सप्लेन इन शॉर्ट द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सारे इंडिकेटर्स को शॉर्ट में आपको समझाना है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो एज यूजुअल अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन की ओर जाएंगे जो कि हमारा समराइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसकी और बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टुडेस पोर्शन इन अ शॉर्ट समराइजेशन। फ्रेंड्स, आई होप दैट आज हमने जो टॉपिक देखा ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। सो उसके एक्सरसाइज के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। बट आज हमने जो टॉपिक देखा उसका एक छोटा सा समराइजेशन देख लेते हैं, ताकि आपको कोई टॉपिक उसके अंदर समझ में ना आया हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो आज हमने देखा जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द HDI, जिसका मतलब पॉजिटिव एडवांटेजेस ऑफ HDI की क्यों ज़रूरत है। फिर उसकी लिमिटेशंस के बारे में देखा और उसके अलावा अदर इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन किया। सो व्हाट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी क्या उसके एडवांटेजेस है। सबसे पहले इसके अंदर हम ह्यूमन वेलफेयर और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके अंदर सारे चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर दिया जाता है। ये इसका सबसे अच्छा चीज़ माना जाता है। HDI को एक कंप्लीट इंडिकेटर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ उनकी एजुकेशन और हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उसके अलावा HDI की वैल्यू सिर्फ 1 होती है और उसको सबको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर HDI डेवलप हो रहा है इसका मतलब लोगों का भी वेलफेयर हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में HDI को सिर्फ एक टूल की तरह लोगों की वेलफेयर की ऑब्जेक्टिव से किया जाता है और यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट को एक आइडिया मिल जाता है कि उनको कौन से तरीके में डेवलप होना है और उनको डायरेक्शन मिल जाता है उसको करने के लिए। तो एक अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच HDI की ओर से मिलता है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये थे इसके 6 जो है एडवांटेजेस। अब बात करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन में मोस्ट सारी चीज़ें PQLI से मिलता है। यहाँ पे भी 3 ही इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया है, जबकि और भी सोशल इंडिकेटर्स ज़्यादा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा कंक्लूड करना चाहिए, ऐसा माना जाता है।
नेक्स्ट चीज ये देखा गया है कि यहाँ पे जो 3 इंडिकेटर्स ये तीनों को इक्वल वैल्यू दिया जाता है, जबकि इक्वल वैल्यू तीनों का नहीं होता, अलग अलग कंट्री का अलग अलग वैल्यू होगा ऐसा माना जाता है। हर एक फैक्टर्स के अलग वैल्यू हो सकते हैं, करंट सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज चेंज भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे भी एवरेज आंसर दिया जाता है जो इज इक्वल टू 1 आ जाता है, जबकि तीनों इक्वली हम उसका एवरेज वैल्यू बता नहीं सकते। उसके अलावा हम HDI की अगर हम बात करते हैं, HDI जो है ह्यूमन वेलफेयर की बात तो कर रहा है, बट एक्चुअल सिनेरियो में हो रहा है कि नहीं ये कौन बताएगा और किस तरीके से, क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट वैल्यू नहीं बताता, ये सिर्फ एक कंपैरिजन करता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, ये इसके लिमिटेशन थे। इसके बाद हमने ये देखा इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि GNI ग्रोस नेशनल इनकम के बारे में। नेक्स्ट इंडेक्स ग्रोस नेशनल इनकम का इंडेक्स है। उसके बाद TAI टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट का है, वो देखा जाता है। फिर कंज्यूमर इंडेक्स यानी कि जो ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स SCI के बारे में, HAI के बारे में, ऐसे बहुत सारे हमारे पास अलग इंडिकेटर्स है जो कंट्रीज यूज करती है, और उसके बारे में भी हमने सिर्फ उसके हेडिंग्स देखे, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम 12th में नहीं देखने वाले, आगे के पोर्शन में शायद आपको कॉलेज वगैरह में आ सकता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में देखा। सो आई होप दैट आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करोगे ऐसा मानती हूँ। मैंने आपको 1 वर्ड और MCQ के आंसर्स डिक्टो रेफरेंस बुक्स में से आपको बता दिया है, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहा होगा। अंटिल द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो इज नॉट कमिंग, आई होप दैट यू ऑल विल बी फिट, फाइन एंड सेफ एट होम। अंटिल दैट, जय हिंद, जय भारत टू एवरीवन।